नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि हम फुट सोल्जर्स नहीं हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, हम वो कह दें और हम झुलस जाएं। आप सोचिए आपको क्या मिलेगा ये करके। आप बदले की आग में पॉलिटिक्स चला रहे हैं तो चलाइए। नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि इतिहास अपनी जगह पे होता है, उसको समझना पड़ता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। बिहार की राजधानी पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में बुधवार को एक लेक्चर हुआ। लेक्चर का विषय था मुग़ल काल में मंदिरों का संरक्षण। इस विषय पर बोलते हुए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इतिहास में पीएचडी कर रही अपराजिता दास ने कई अहम जानकारियां दी। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए उन्होंने कई पहलुओं पर रोशनी डाली। मुग़लों के दौर में किस तरह से टेम्पल्स को पैट्रोनेज हासिल हुआ? देखिए, पहली बात तो पेट्रनेज का ही अपना दायरा बहुत बड़ा है। पेट्रनेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नए मंदिर बना दिए, पुरानी चीज़ों को भी संजो के रखना, उनकी संरक्षण हिफाजत करना भी एक चीज़ रही जिसमें मुग़ल उम्दा थे। तो जैसे हम मथुरा वृंदावन के टेम्पल्स देखते हैं, वहाँ ना सिर्फ मंदिर बनाना बल्कि उनके लिए लैंड ग्रांट देना, वहाँ के जो महंत रहे उनको, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, ये सब मुग़लों ने किया अकबर बादशाह के दौर से। और अकबर बादशाह के दौर से इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल रूल ज़्यादा कंसोलिडेट या सॉलिड हुआ। उनके पहले जो दो उनके पूर्वज थे उस टाइम पे ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था मुग़लों का। तो अकबर से लेके डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट शाहजहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा पेट्रनेज दिखता है, ना सिर्फ मथुरा वृंदावन में, बिष्णुपुर में, बंगाल में, राजपूताना में, उज्जैन में, मालवा में, ये सब में दिखता है। बाय द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी एक पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी उभरने लग गई थी। तो थोड़ा कम नहीं हुआ, पर जैसे जो इनकम्प्लीट मंदिर थे वो रह गए, जो नए मंदिर नहीं बनाए गए। पर नए मंदिर नहीं बनाए गए तो नए मस्जिद भी कम बनाए गए, ये क्योंकि स्टेट में ही क्राइसिस थी। तो ये बात लेट 17th सेंचुरी मतलब औरंगज़ेब के काल में भी मंदिर बनाए गए, पर उस ग्रैंड तरीके से नहीं जैसे पहले होते थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी। तो ये कहने का मतलब था। और सिर्फ मुग़ल नहीं, मुग़लों के लिए जो लोग काम करते थे, उनके नवाब हुए, उनके आमिर हुए, राजा मान सिंह का उदाहरण मैंने दिया, अब्दुर्रहीम खाना और भी बहुत सारे आमिर रहे। इन लोगों ने बाकायदा वो जारी किए हैं दस्तावेज़ जहाँ पे लिखा है कि भाई इनको एग्जेम्पशन दो, टैक्स एग्जेम्पशन दो, ये गांव लगाओ ताकि ये मंदिर हमेशा फले फूलें। तो ये इन्होंने भी ये काम किए। सिर्फ जब हम मुग़ल एम्पायर कहते हैं, सिर्फ 4 या 5 बड़े बादशाह नहीं, उनके अंदर एक पूरा सिस्टम चलता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉक दी। क्या नीयत थी उन लोगों की? नीयत ये होती, देखिए, पहली बात तो एक हिस्टोरियन या कोई भी इंसान मैं यही नहीं समझ पाती कभी कभी कि मेरे दोस्त की क्या नीयत है, मेरे सामने ही बैठा है। ये लोग तो जा चुके, ये तो कुछ लिखते हैं, सोर्स लिखते हैं, हमें बैठ के बहुत शोध, गहन चिंतन मनन करना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ आता है। ये दुनिया अब जा चुकी है, ये आप लेबॉरेटरी में खड़े होकर दोबारा डुप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। पर नीयत 2-3 चीज़ें हैं कि हाँ, हम हैं, हमें एक राइट टू रूल मिला है, तो ये चलाना है, ये इस हिंदुस्तान को चलाना भी है, यहाँ के लोगों को खुश भी रखना है। और बाकी जो रूलर्स हैं इस दुनिया के, सफ़विद हो गए, ऑटोमन हो गए, उज़्बेक हो गए, यूरोप में हैब्सबर्ग्स हो गए, उनके लेवल पे रहना है। तो आप थोड़ी रह लेंगे उनके लेवल पे अगर आपके यहाँ सिर्फ लड़ाई मारपीट चलती रहेगी। बल्कि मुग़ल एम्परर ने तो बाकायदा उज़्बेक और ऑटोमन एम्परर्स को ये हिदायत दी कि तुम्हारे यहाँ जो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनका ख्याल रखो जैसे हम रखते हैं हमारी। तो ये हमारी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि हम सबका ख्याल रखते हैं। तो उनकी नीयत ये थी। दूसरी नीयत हमेशा बादशाहत की तो नीयत, थोड़ी तो पावर आप कंसोलिडेट करके रखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आप देंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप मंदिर के थ्रू आप किसी को ये भी बता रहे हैं कि देखो अब मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ, मैं एक एम्परर हूँ, मेरा ये काम है तुम्हें देना। और तीसरी नियत एक पर्सनल अप्रिसिएशन भी उन चीज़ों का जिसके साथ आप शायद बड़े भी ना हुए हों। खैर मुग़लों में तो राजपूत औरतें भी थीं,
पर तो बच्चे उनके बड़े हुए होंगे थोड़ा बहुत इस परिप्रेक्ष्य में, पर हर कोई शायद ना हुआ हो, फिर भी एक जनरल अप्रिसिएशन कि ठीक है ये मेरी चीज़ नहीं है, मैं इसके साथ बड़ा नहीं हुआ हूँ, पर मैं समझूँ तो इस बात को। मैंने वो जादरूप के साथ गोसाई के साथ जहांगीर की पेंटिंग इसीलिए दिखाई थी कि देखिए जाते थे, बाकायदा बात करते थे, लोगों से सीखते थे उनसे, वरना हिंदुस्तान जैसा मुल्क चलाना आसान नहीं है अगर आपकी नीयत इतनी सक्रिय हो अगर तो इसका मतलब है कि उन लोगों के अंदर धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। उन लोगों के अंदर, हाँ, मतलब ये नहीं आप पावरफुल रूलर नहीं हो सकते। पावरफुल रूलर क्या, आप एक पावरफुल कंट्री ही नहीं हो सकते। कॉलोनियलिज्म के पहले, ब्रिटिश एम्पायर शुरू होने के पहले भी इंडिया लोग आते थे कि पैसा बना पाएँ, तो लोगों में भी छोटे छोटे, आप ऊपर से हट जाइए, छोटे छोटे कारखाने जो थे जहाँ जिनका माल दुनिया भर में प्रसिद्ध था, वहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या सिर्फ सिख आर्टिसंस होते होंगे? सब मिलजुल के ही रहते थे। थोड़ा ऊपर नीचे तो हर, जैसे मैंने कहा, घरों में होता है, हमारे घर में लड़ाई होती है, मैं और मेरी बहन लड़ते हैं, पर चलता है ना काम, सब कुछ बिखर तो नहीं जाता। तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पर जिस धार्मिक संकीर्णता की अब हम बात करते हैं, जहाँ बहुत एक तो वेल डिफाइंड है कि ये आपका एक सेंसस होता है बाकायदा, आपको एक रिलीजन दिया जाता है, आपको एक कास्ट दिया जाता है, आप उसी में रहते हैं, आप उससे बदल नहीं सकते, बदलने जाएंगे तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। ये सब उस ज़माने में नहीं था। बहुत छोटे छोटे ऐसे सेक्ट्स थे, छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत फ्लूइड रहीं। कुछ आप सूफ़ी भी हो सकते थे, आप सूफ़ी के अंदर 4 तरीक़ों से भी सूफिज़म सीख सकते थे, आपका भाई सिख हो सकता था, आप हिंदू हो सकते थे, ये चीज़ें भी रही हैं पहले के कालों में। तो उस दौर के मुकाबले में आज के दौर में जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ने की बात हो रही है, मस्जिदों को हथियाने की बात हो रही है, तो आप उसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये तो एक पॉलिटिकल एलीट का एक प्रोपेगेंडा है। आज ये है, कल कुछ और होगा। अगर आप इसमें झुलसेंगे तो झुलस जाएंगे। आप इतिहास बिना पढ़े तो ज़रूर, अगर आपने नहीं पढ़ी है इतिहास ढंग से, ये सब नहीं सोचा है कि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कि अगर कभी एक मंदिर पे कुछ अटैक हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे स्टेट के ख़िलाफ़, मुग़ल एम्परर के ख़िलाफ़ कोई साजिश रची गई या कोई सस्पिशन हुआ कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सिर्फ मंदिर नहीं, मस्जिदों को भी और सूफ़ी खानकाहों को भी मुग़ल बादशाहों ने कहा है कि तुम ये बंद करो, तुम हमसे पैसा लेके हम ही पे वार कर रहे हो, तुम्हें आज सबक सिखाया जाएगा। तो ये रहा, ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज़ तक में देखते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स है कि आपको 300 साल पहले की एक कहानी भाई ये किसी पॉलिटिशियन ने सुना दी और आप गए झुलसने, तो फिर झुलसिए, फिर आप इंसानी तौर तरीके नहीं सीख पाएंगे। ये एक मॉरल एथिकल क्वेश्चन भी है। दूसरी बात रही कि इसको हम कैसे देखते हैं, ये मेरे ख्याल में यही है कि आपको अगर अपने देश की ज़रा इतिहास की थोड़ा भी इल्म है तो आपको पता होगा कि इतना नैरो तो हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। 5000 साल 6000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक इंसान या 2 गुट नहीं बता सकते कि ये देश कैसे चलेगा। तो बस यही है, इतिहास पढ़ेंगे, नहीं फंसेंगे इन सब में। आज के नौजवानों को आप क्या कहेंगे जो इस तरह की धार्मिक संकीर्णता की वजह से एक तरह से उनमें एक अलग तरह का जुनून हो रहा है और वो पॉलिटिकल और सोशल फील्ड में फैलता चला जा रहा है? जी, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, पर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। ह्यूमन सोसाइटी का एक फैक्ट है। 2 भाइयों में घर के अंदर, जैसे मैंने कहा, लड़ाई हो जाती है इतनी सी चीज़ के लिए, एक फ्लैट के लिए लोग लड़ लेते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो देश में तो होगा ही, आप जानते नहीं सामने वाला कौन है, बहुत आसान है वार करना। नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि हम फुट सोल्जर्स नहीं हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, हम वो कह दें और हम झुलस जाएं। आप सोचिए आपको क्या मिलेगा ये करके, किसी और को उत्पीड़ित करके, और किस बात का वार है ये, किस बात का बदला है। आप 300 साल पहले की अगर बुराइयों का बदला आज नौजवान लेना चाहते हैं किसी एक विशेष ग्रुप के,
तो औरतें अगर उतर आईं बदला लेने पे तो इस मुल्क के मर्द क्या करेंगे? हम तो 5000 साल से उत्पीड़ित हैं। अगर दलित पिछड़े वर्ग के लोग उतर आए, किसी भी धर्म के हों, वो उतर आए सिर्फ बदला लेने पे, तो कहाँ जाएंगे अपर क्लास, अपर कास्ट एलीट किसी भी धर्म के? अगर वो लोग जो विकलांग रहे, जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली इतिहास में कभी, वो बदला लेने पे उतर आए, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप बदले की आग में पॉलिटिक्स चला रहे हैं तो चलाइए। नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि इतिहास अपनी जगह पे होता है, उसको समझना पड़ता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अभी प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स आप 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले की मोरालिटी आपको पता है नहीं, वो मोरालिटी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है, और फिर वहाँ का बदला आप यहाँ लेने आएंगे, तो फिर आपके साथ भी हम भी फिर लड़ाई कर सकते हैं। पर क्यों करेंगे? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस लड़ाई का। आप क्या मिलेगा किसी को ये करके? खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार ने कहा कि आज के माहौल में इस तरह के लेक्चर्स की काफ़ी ज़रूरत है। पैट्रोनेज से मुराद सिर्फ ये नहीं कि पैसा दिया जा रहा है मंदिरों को बनाने के लिए, माशी मदद प्रोवाइड की जा रही है, और जो चरागाहें हैं, पास्चर्स हैं, उनके लिए भी टैक्सेस फ्री ऑफ टैक्स किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड की जाएं। ये तो एक मान के चलने वाली बात थी कि मंदिर हों या मंदिर से मुंसलिक लोग हों, वो भी इंसान हैं, और उनकी देखभाल करना, उनका रख रखाव करना, वो भी उस अहद के जो एम्परर्स रहे या जो ज़मींदार रहे, नोबल्स रहे, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियों में ये शामिल था कि उनके एम्पायर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से मुआशी मदद प्रोवाइड की जाए और वो अच्छे हालात में रहें। उसमें दोनों पार्टियों को देख के चलना पड़ता था, और ये जानते थे कि इसी से उनके आगे भी फ्लरिशिंग होगी, मुल्क में फ्लरिशिंग जो होगी वो इसी बात से होगी कि सबको एक साथ लेके चलना है। और ये एक कंपोजिट कल्चर का एक सिंबल भी बनता चला गया हिंदुस्तान। फिर अभी डिस्कशंस उठे कि मुग़लों ने यहाँ से क्या सीखा और क्या दिया, तो हमने ये भी बताया उनको कि मुग़ल्स ने जितना यहाँ पर दिया उतना ही सीखा भी, और फिर ये जो रिवायात हैं कंपोजिट कल्चर की, ये भी उससे पहले से हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे आप मुग़लों की बात कहें या उससे पहले वाले रूलर्स की बात कहें। लेक्चर के दौरान अच्छी खासी तादाद में युवा और विद्यार्थी मौजूद थे। तो जैसा कि आपने सुना, अपराजिता दास ने साफ कहा कि अगर हिंदुस्तान का हर एक वर्ग पुरानी बातों का बदला लेना शुरू कर देगा तो हिंदुस्तान का क्या अंजाम होगा। उन्होंने नौजवानों को सलाह दी कि वो इतिहास पढ़ें और चीज़ों को सही कंटेक्स्ट में देखें ताकि वो हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं और सियासतदानों की बातों में ना आएं। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।